हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपने मुलान एकेडमी के आरएस सफलता सीरीज कोर्स में एनरोलमेंट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो देर ना करें, प्ले स्टोर पर जाइए और मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और आरएस सफलता सीरीज में एनरोल करके 10 शानदार क्वालिटी के टेस्ट दे आरएस प्री एग्जाम से पहले और अपनी सफलता की संभावनाओं को मैक्सिमाइज कीजिए। चलिए आज का छोटा सा सेक्शन शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले पेपर के वीडियो व्याख्या के पार्ट के रूप में होंगे और जो अब तक हम कवर नहीं कर पाए हैं। तो पहले पेपर का अंतिम वीडियो होगा। कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को वापस लौटा दे। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो, पहला कथन है ना, बिल्कुल सही है कि राज्यपाल है ना किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, तो ये कथन सही हो गया। दूसरा कथन है राष्ट्रपति राज्यपाल को अगर कोई उनके पास भेजा गया है विधेयक, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति साहब कह सकते हैं कि इस विधेयक को विधानसभा में वापस प्रस्तुत करो या लौटा दो। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 कहता है कि राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को जो राज्यपाल साहब के पास आया है, राज्यपाल साहब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं। कहाँ उल्लेखित है? तो आर्टिकल 200। बहुत ही आसान आर्टिकल है, क्योंकि देखो कुछ इंटरेस्टिंग है। जैसे आर्टिकल 100 में क्या दे रखा है, 200 में क्या दे रखा है, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी और इसके आसपास बाद में आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। जैसे आप आर्टिकल 200 में क्या दे रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। यह आर्टिकल 200 में है। तो राज्यपाल के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 200 के बारे के अंदर, तो 199 भी उससे संबंधित होगा, 201 भी उससे ही संबंधित होगा। इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल 201 क्या कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित जो विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति साहब राज्यपाल साहब को कह देंगे और राज्यपाल साहब उसे क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को प्रस्तुत कर देंगे। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे पहले। तो हमें बताना है कि इन मुख्यमंत्रियों में से कौन सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद में उससे पीछे, उसके बाद में उससे पीछे। तो देखो, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। तो इसका आंसर हमें क्या पता ही है कि सबसे ज्यादा कौन रहे थे? सबसे ज्यादा रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। लगभग 17 साल इन्होंने एज ए मुख्यमंत्री कार्य किया। उसके बाद में यह प्रश्न जब आरपीएससी या आरएमएसएसबी बोर्ड द्वारा पहले पूछा गया था, उस समय 2 नंबर पे भैरों सिंह शेखावत साहब आते थे। लेकिन अब परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है और गहलोत साहब ने एक और कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो पहले नंबर पे सुखाड़िया साहब होंगे, दूसरे नंबर पे कौन होंगे? अशोक गहलोत। लगभग इन्होंने 15 साल एज ए मुख्यमंत्री काम कर लिया है। फिर भैरों सिंह शेखावत साहब, इन्होंने लगभग 10 साल तक कार्य किया है। फिर हरदेव जोशी होंगे। तो इस प्रकार क्या हमारा उत्तर क्या होगा? 1, उसके बाद में 4 के बाद में 3 और उसके बाद में 2। तो कहाँ है? 1, 4, 3 और 2 ऑप्शन डी में दे रखा है। तो सर्वाधिक समय तक किसने कार्य किया? मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद में अशोक गहलोत, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत साहब, उसके बाद हरदेव जोशी। प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, मतलब गहलोत साहब 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल सही है। और तीनों बार इन्होंने कार्यकाल को पूरा किया। इससे पहले हरदेव जोशी है ना, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे और भैरों सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ये दोनों थे ना 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार इन्होंने कार्यकाल को पूरा किया। शेखावत साहब ने 3 बार इन्होंने कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। तो भैरों सिंह शेखावत एक बार तो जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रहे, एक बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। और प्रदेश में मोहनलाल सुखाड़िया ये 4 बार मुख्यमंत्री पद पर पदस्थापित हुए। सुखाड़िया 14 साल में 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए। तो आपसे पूछे कि 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं? कम से कम 3 बार नहीं, सिर्फ 3 बार। तो आपको बताना है अशोक यानी अपने एके साहब, इसके अलावा हरदेव जोशी साहब और भैरों सिंह शेखावत साहब। ठीक है। तो इस प्रकार आपको, और 4 बार पूछे तो अपने सुखाड़िया साहब भाई, आधुनिक राजस्थान के निर्माता जिन्हें हम कहते हैं। आगे चलते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है गहलोत साहब, ये कब से कब तक चार्ज पे रहे थे एज ए मुख्यमंत्री?
तो देखो सबसे पहले इन्होंने जब मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी वो साल था 1999। 1999 से लेके 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे। 1998 से 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में 8 से 13 तक ये मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में 13 से 8 से 13, हाँ, और बाद में 18 से 23 है, ये वर्तमान में है ही 18 से 2023 तक के लिए मुख्यमंत्री होंगे। भैरू सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे 1977 में, 1980 तक मुख्यमंत्री रहे। 1977 से 1980 तक भैरू सिंह शेखावत साहब जनता पार्टी सरकार की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में उन्होंने 1990 में फिर से मुख्यमंत्री का चार्ज संभाला, 1992 तक रहे। 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992, लगभग 2.5 साल के आसपास रहे थे। और तीसरी बार उन्होंने 1993 से 1998, और इस बार इन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा किया था। तो इस प्रकार देखते तो लगभग 10 साढ़े 10 साल तक का कार्यकाल भैरू सिंह शेखावत साहब का रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। तो कितने मंत्री हो सकते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15%? नहीं। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी 200 का 15% निकालते तो कितना होता है? तो ये होता है 30। यानी राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। और मुख्यमंत्री रहित कितने होंगे? तो 29 मंत्री। तो 29 प्लस 1 मंत्री होते हैं राजस्थान के अंदर अधिकतम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो ही गया। तो ये प्रावधान क्या शुरुआत से ही था या बाद में मॉडिफिकेशन किया गया? तो बाद में मॉडिफाई किया गया था, क्योंकि ये मंत्री पद का प्रलोभन देके ये गठजोड़ वाली राजनीति है ना, ये की जाने लगी। तो इसको दूर करने के लिए, ये खामियां को दूर करने के लिए ये प्रावधान किया गया और लाया गया 91वां संविधान संशोधन। कब? 2003 में। और संविधान का जो भाग अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 1(10) के यहां पे ये उल्लेखित किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी और राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार, और कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो कम से कम 12 सदस्य होंगे, 12 मंत्री होंगे, सॉरी 12 मंत्री कम से कम, और अधिकतम कितने? अधिकतम 15%, यानी 30 सदस्य हो सकते हैं, 30 मंत्री हो सकते हैं राजस्थान विधानसभा में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? यानी विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। यदुनाथ सिंह, करण सिंह, अहमद बख्श सिंधी या रामचंद्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी करण सिंह जी है वो राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। आप कहोगे कि उपाध्यक्ष ये भी रटने पड़ेंगे? देखो आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है और इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी के फेवरेट प्रश्न है कि कौन विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, कौन विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी लगातार पूछती आ रही है, तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो देखो करण सिंह नहीं रहे हैं। हम कुछ उपाध्यक्षों को देखेंगे आज के इस प्रश्न में, ताकि आगे जो भी आएगा प्रश्न उसमें हम बाकी जो रह गए उनको देख लेंगे। तो उससे क्या एक विजन आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत कब बने थे? 31 मार्च 1952 से 57 तक रहे। कालखंड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्रम जरूर याद रखना है। तो लाल सिंह सख्तावत, उसके बाद निरंजन नाथ आचार्य बने, उसके बाद बने नारायण सिंह मसोदा, उसके बाद पूनम चंद बिश्नोई, फिर राम नारायण चौधरी, राम सिंह यादव और रामचंद्र, और अहमद बख्श सिंधी। तो आपको ऐसे याद नहीं होगा, आपको कैसे याद करना पड़ेगा? पहले लाल सिंह सख्तावत को तो एकदम माइंड में सेट कर लो कि राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे, और इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, माइंड में अलग से सेट कर ले इसे। बाद में बाकी को याद करना है, क्योंकि प्रायोरिटी देखते हैं ना, सबसे अधिक प्रायोरिटी पहले। तो ये प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर लिया, लाल सिंह सख्तावत, ये तो भूलना है ही नहीं। अब बाकियों का क्रम देखेंगे तो देखो लाल सिंह सख्तावत के बाद में निरंजन और उसके बाद में नारायण, है ना, निरंजन नारायण, फिर पूनम।
अब इन तीनों को एक साथ याद रखना है, निरंजन नारायण पूनम। क्या होगा? निरंजन नारायण पूनम। ठीक है, अब आगे वाले तीन हमें एक साथ याद रखने हैं, राम नारायण, राम सिंह और राम। तो तीन राम है, पहले एक है राम नारायण, फिर राम सिंह, फिर रामचंद्र, यानी आगे तीन राम तीन है। तो निरंजन नारायण पूनम राम तीन, ऐसे याद रखो, निरंजन नारायण पूनम राम तीन। और उसके बाद में अहमद बख्श सिंधी है। क्या है? तो सिंधी साहब है। तो कैसे याद रखोगे? निरंजन नारायण पूनम राम 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 सिंधी। क्या कहोगे? राम 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 सिंधी। इस प्रकार आपको इसे रिलेट करना है। तो शुरुआती कुछ समय के हमने जो उपाध्यक्ष रहे वो याद कर लिए हैं। इसके बाद आगे जो बच गए हैं, आगे के जो पेपर्स होंगे उनमें से हम समाहित कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लाल सिंह सक्तावत तो अलग होगी, क्योंकि ये तो पहले, इसे तो अलग प्रायोरिटी रखनी है। उसके बाद निरंजन नारायण पूनम, निरंजन नारायण पूनम राम 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 बख्शिंदी, राम 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 सिंधी। इस प्रकार इसे याद रखना है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? कौन से नहीं रहे हैं? अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा टिपिकल रहे कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ये प्रश्न होता तो चलो मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट हम 41 याद रख लेते, लेकिन न्यायाधीश ही नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे राजस्थान में वर्तमान में 50 न्यायाधीश हैं। अब कितने स्वतंत्रता के बाद कितने न्यायाधीश रह गए होंगे, तो ये याद रखना मुश्किल है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश होता तब तो हम फिर भी याद कर लेते। तो इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में छोड़ ही देना चाहिए। वैसे आर.सी. लोहाटी साहब है, ये नहीं रहे हैं, बाकी तीनों रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। बाकी तीन यानी कासलीवाला साहब रहे हैं, बी.एस. चौहान रहे हैं और ए.के. माथुर रहे हैं। अब लोहाटी साहब है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन राजस्थान न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। राज्यपाल, अब कुछ इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। अब राज्यपाल वाले प्रश्न के फैक्ट्स है, लेकिन ये यहाँ पे हमने डाल दिए हैं, गलती से डाल दिए, लेकिन अगर डाल भी दिए तो फैक्ट देखते में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, देख लेते हैं। राज्यपाल ये सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी जिसे हम बजट कहते हैं, विधानसभा के सामने रखें। ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये चीजें हमारी रटी हुई है। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल साहब आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकते हैं। जो आकस्मिक निधि है उसमें से पैसा निकालना है तो कौन सी निकाल सकते हैं? तो अपने राज्यपाल साहब निकाल सकते हैं। और राज्यपाल साहब है वो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो वित्त आयोग का गठन भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल साहब करते हैं। कितने अवधि के लिए करते हैं? तो 5 साल की अवधि के लिए करते हैं। अब हमने जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे टर्म आया था इस प्रश्न में, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण फैक्ट हम एक बार देख लेते हैं। तो एक कमेटी बनी थी। कमेटी में कौन कौन लोग थे? एक थे B.R. पटेल साहब, एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल T.C. पुरी और A.P. सिंह। ये सब कमेटी बनी और इस कमेटी ने 2 चीज़ों को रिकमेंड किया था। किसका? एक तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया जाए, और दूसरा जो हाई कोर्ट है उसे जोधपुर में स्थापित किया जाए। अब प्रश्न ये बनता है कि जो जोधपुर में हाई कोर्ट स्थापित किया गया, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया? तो उस कमेटी में जो सदस्य थे B.R. पटेल, T.C. पुरी और A.P. सिंह। तो इसे आप याद करोगे, पटेल पुरी सिंह। पटेल पुरी सिंह कमेटी में सदस्य थे और उन्होंने कहा कि जयपुर को तो कैपिटल बनाया जाए और हाई कोर्ट को जोधपुर में स्थापित किया जाए। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही 29 अगस्त 1949 को, राजस्थान के उस समय राज्यपाल का प्रावधान नहीं था, राजप्रमुख प्रावधान था। उस समय राजप्रमुख यानी पहले राजप्रमुख सवाई मानसिंह थे। उन्होंने 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। कब दिलाई? अगस्त का महीना 1949। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब 1949 में मानसिंह जी ने 11 सदस्यों को न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी। अब संविधान लागू होने के बाद जो 11 को घटा के कितना कर दिया गया? न्यायाधीशों की संख्या को राजस्थान हाईकोर्ट में 6 कर दिया गया। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना और उसकी धारा 49 है ना, उसके तहत नवीन उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ? P. सत्यनारायण राव और V. विश्वनाथन और B.K. गुप्ता,
इस कमेटी ने क्या किया, जो जयपुर में खंडपीठ स्थापित की गई थी, एक खंडपीठ जयपुर में स्थापित की थी, तो ये कमेटी थी सत्यनारायण राव समिति, जिसमें विश्वनाथन और गुप्ता साहब भी थे। उन्होंने कहा कि जयपुर की खंडपीठ है उसको खत्म कर दो, कि जयपुर जोधपुर में उच्च न्यायालय है ठीक है, या जयपुर में इतना वर्कलोड है नहीं, तो वहीं करने दो, काम हो जाएगा, चल जाएगा। अब 1958 में इस प्रकार जो जयपुर खंडपीठ थी, मुख्य तो पीठ तो कहाँ हो गई, जोधपुर में हो गई मुख्य पीठ, लेकिन खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? सत्यनारायण राव, विश्वनाथन और गुप्ता समिति के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब 1976 में क्या किया गया, जयपुर पीठ को फिर से स्थापित करने का निर्णय किया गया और एक आदेश ज्ञापित किया गया। आदेश था राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976, और इसी आदेश के माध्यम से 30 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ ने फिर से कार्य करना शुरू कर दिया। तो प्रश्न बनता है कि जयपुर पीठ ने 1977 में कार्य करना कब शुरू किया? तो 30 जनवरी 1977, और ये आदेश कब का था? आदेश 1976 का था। अभी वर्तमान में कितने न्यायाधीश है? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय वर्तमान में 50 न्यायाधीश है। कितने न्यायाधीश है? 50 न्यायाधीश है। और हाल ही में जो हमारा हाईकोर्ट है उसके नए भवन का लोकार्पण किया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अब इसकी डेट भी पूछ सकते हैं, या तो एग्जाम में पूछ लिया किसी एग्जाम में, या अगर नहीं पूछे तो पूछ सकते हैं, और अगर पूछ भी लिया तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो कब किया गया? नवीन भवन का लोकार्पण 7 दिसंबर 2019 को, 7 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति साहब द्वारा जो जोधपुर में नया भवन बनाया गया है उसमें उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया है, और इसे 7 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति साहब द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। हाईकोर्ट के बारे में विचार करना है। संविधान का आर्टिकल 213 है, उसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। क्या ये कथन सत्य है? मुझे तो नहीं प्रतीत होता। दूसरा कथन है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, रीट से संबंधित है, और ये रीट कौन जारी करते हैं? हाई कोर्ट। और आर्टिकल 32 में रीट कौन जारी करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ 1-2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो हमारा प्रश्न का जो पहला कथन है वो गलत है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। कहाँ दे रखा है? तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है। 2, 3, 4 सही है। पहला कथन गलत क्यों है? प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा ऐसा उल्लेख तो है, लेकिन आर्टिकल 213 है क्या? नहीं। कौन सा है? संविधान के आर्टिकल 214 है ना, उसके अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। किसके तहत? आर्टिकल 214 के तहत, न कि आर्टिकल 213 के तहत। राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर में खंडपीठ है, और मुख्य पीठ कहाँ पे है? मुख्य पीठ है जोधपुर में। खंडपीठ जयपुर में कब शुरू की गई? 30 जनवरी 1977। ये पिछले प्रश्न के फैक्ट है, रिपीट हो गए। वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान में? तो 50 न्यायाधीश है, मुख्य नहीं न्यायाधीश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 215 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या हाईकोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है या नहीं है? ये प्रश्न यूपीएससी में आया हुआ 2021 यूपीएससी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, और उसमें यही कथन था कि आर्टिकल 2 आपको असत्य कथन, सत्य असत्य पहचानने थे। 2-3 कथन दे रखे थे, और कितने सत्य कथन है इसमें ये आइडेंटिफाई करना था उसमें। तो ये कथन बिल्कुल सत्य था। उसमें कहा था कि आर्टिकल 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और 231 में एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रखने को संसद को अधिकार है। क्या कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो 2 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, वो पंजाब और हरियाणा के लिए सेम हाईकोर्ट है। ठीक है। ऐसा ही जो असम हाईकोर्ट है, शायद 2-3 राज्यों के लिए वो हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो इस प्रकार ये उल्लेख कहाँ पे? आर्टिकल 231 में। अच्छा, ये अभिलेख न्यायालय आया, मैंने आपको नहीं बताया अभिलेख न्यायालय। बहुत सारे विद्यार्थी को पता है अभिलेख न्यायालय क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? जैसे न्यायालय कोई भी निर्णय देता है वो किसी कानून के अकॉर्डिंग देता है। ठीक बात है, यानी जो कानून में लिखा हुआ है उस कानून का अगर उल्लंघन किया गया है तो न्यायालय
उस कानून के अनुरूप कार्य करता है और उस कानून के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है तो उसको दंडित करता है। ठीक है, लेकिन मान लो किसी मामले में स्थिति एकदम स्पष्ट ना हो, कानून स्पष्ट उल्लेखित नहीं है, तब क्या करेंगे? तो हाई कोर्ट परिस्थितियों को समझते हुए उस संबंध में अपना निर्णय देगा। अब उस निर्णय को हाई कोर्ट से नीचे जितने भी न्यायालय है उसको कानून के तौर पे मानना पड़ेगा बाकी न्यायालयों को। यानी ऐसा ही मामला अगर छोटी अदालत के पास में आता है और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे रखा है, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे रखा है ना, अब वो छोटी अदालतें उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लिखेगी। ठीक है, ये होता है अभिलेख न्यायालय। ये कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 215 में। और एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, या कहाँ दे रखा है? 231 में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित नहीं है? अब कलेक्टर के कार्य हो सकते हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दंडनायक के रूप में है या नहीं ये बताना है हमें। तो पुलिस पर नियंत्रण रखना ये दंडनायक के रूप में है, बिल्कुल है। और जिले के कोषागारों का निरीक्षण करना ये दंडनायक के रूप में नहीं है। विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना दंडनायक के रूप में बिल्कुल ये दंडनायक के रूप में है। और उसके बाद में भू राजस्व रखना ये दंडनायक के रूप में नहीं है, यानी ये वित्तीय पावर है, ना कि दंडनायक के रूप में है। तो विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, जाति निवास और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये कार्य हैं जिला कलेक्टर के दंडनायक के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज कानून लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जीवराज मेहता, जगजीवन राम, बलवंत राय मेहता और श्रीमन नारायण। तो एग्जाम में अगर 1000 व्यक्ति बैठेंगे तो 998 लोगों का प्रश्न ये सही हो जाएगा। आंसर क्या है? बलवंत राय मेहता। तो आपको जल्दबाजी में ओमार सीट पे सही टिक करना है। पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन कर उसमें सुधार करने के लिए 1957-58 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? जो 1952-53 में सामुदायिक विकास परियोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तारित सेवाओं का जो लागू किया गया था, तो उसमें ये देखना था कि उसमें क्या कमियां रह गई, कितना ये सफल रहा, क्या रहा। तो इसी के अध्ययन के क्रम में उन्होंने बाद में निचोड़ निकाल के कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। अब सादिक अली कमेटी कब बनी? ये भी पंचायती राज से संबंधित है, तो ये 1964 में बनी। अब ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। सादिक अली कमेटी 1964, फिर गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, उसके बाद अशोक मेहता 1977 और जीवी के राव 1985। ये रटे हुए हैं लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से देखना है। सादिक अली 64 में, गिरधारी लाल व्यास कमेटी बनी 1973 में, 1977 में अशोक मेहता समिति बनी और 1985 में जीवी के राव समिति। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी और सरकारिया कमीशन 1987 में, और पी के थुंगन कमेटी 1989 में पी के थुंगन कमेटी बनी है। 1990 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी का बनी है 1990 में। तो ये सन आपको स्पेशली याद रखने हैं। सरकारी कमीशन इसमें दे नहीं रखा है, एक बार आप देख लेना। लक्ष्मण सिंघवी कमेटी 1986 में बनी थी। ठीक है, तो ये कमेटियां आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आगे चलते हैं। बाकी इन कमेटियों का संबंध किससे है? जैसे प्रश्न पूछ ले पी के थुंगन कमेटी का संबंध किससे, तो हमारा उत्तर क्या होगा? पंचायती राज से संबंधित कमेटी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान, तो देखो ये जो पेशा अधिनियम उससे रिलेटेड नियम है, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011। और इस नियम का जो पूरा नाम देखते तो पूरा नाम है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतर नियम 2011। इसमें राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच करेगा। संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों के न्यूनतम 5% और कम से कम 10 सदस्य तो आने चाहिए। अब हम देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित संविधान का जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक दे रखा है, तो कुछ हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। 243 में पंचायती राज से संबंधित जो परिभाषाएं दे रखी है। ग्राम सभा का प्रावधान कहाँ है? तो 243 के में, या एक है दो इसे। पंचायतों का गठन 243 ख, पंचायतों की जो स्ट्रक्चर है वो ग में, और आरक्षण का प्रावधान किसमें है? ग में है। ठीक है, डी में आरक्षण है। तो इस प्रकार अब प्रश्न बनेगा कि ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? 243 क ख ग, तो आपका उत्तर क्या होगा? 243 क। गठन का संबंधी तो ख में,
संरचना यानी स्ट्रक्चर गय में, और आरक्षण पंचायतों में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं 243 गय में दिए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में, गुगराघाटी में, लेकिन कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसे अजमेर स्थानांतरित किया जाए? तो ये कमेटी थी सत्यनारायण राव समिति। आरपीएससी की स्थापना कब की गई? तो आर्टिकल 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई। कब की गई? 20 अगस्त 1949 को। इसके प्रथम अध्यक्ष एस के घोष साहब को बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन के बाद जो सत्यनारायण राव समिति है, उन्होंने कहा कि इसका जो हेडक्वार्टर है आरपीएससी का वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाए। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुगराघाटी अजमेर में अवस्थित है। कब हुई स्थापना? 20 अगस्त 1949। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 315 के तहत। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन पर विचार करना है। जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है उसका क्या कार्य होता है? राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। इसका काम ही राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना ही पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए की गई है। तो मतदाता सूची तैयार करना इसका कार्य होगा, बिल्कुल होगा। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कराना, बिल्कुल ये कार्य है, समाहित है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराना। क्या अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है क्या? नहीं। और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने का कार्य करता है? नहीं, ये पंचायतों के लिए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का कार्य करता है और मतदाता सूची को तैयार करता है। बाकी डिटेल में व्याख्या देख लेते हैं। पंचायतों के कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य करता है। सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। सही है। जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इसमें कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त। और इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल साहब करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। यानी अब प्रश्न ये बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो जिस प्रकार से उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हटाया जा सकता है उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। यानी इसको हटाना भी बहुत मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। शुरुआत में क्या था? राजस्थान जो मुख्य सूचना आयुक्त था उसका कार्यकाल 565 था। कितना था? 565। लेकिन केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन कानून 2019 लेके आया और इस 5 साल को घटा के 3 साल कर दिया गया। कब? 2019 में। तो 2019 से इसका कार्यकाल कितना हो गया? 365 हो गया। तो इस चीज को हमें याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डीबी गुप्ता, जिनका पूरा नाम देवेंद्र भूषण गुप्ता साहब है, ये मुख्य सूचना आयुक्त है। बाकी लाठर साहब भी वर्तमान में सूचना आयुक्त बनाए गए, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, वो सूचना आयुक्त है। और राजस्थान सूचना आयुक्त की स्थापना कब की गई? तो 2006 में। तारीख क्या थी? अप्रैल 18। ये मैं फैक्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इतने जल्दी आसानी से याद नहीं होते, और याद हो भी जाते तो रिटेन करना मुश्किल है। तो आप इनको एक अलग नोटबुक में लिख ले और बार बार इसको पढ़ते रहें। तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? अप्रैल 18, 2006 में। ठीक है। और कार्यकाल कितना है? 365। कब से किया गया? 2019 से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, सही बात है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका कथन क्या हो गया? मुख्यमंत्री साहब नहीं आते लेकिन बाकी मंत्री आते हैं, ध्यान रखना। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी भी बाहर होंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? कि राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की जाए, सबसे पहले किसने कहा था? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, संतानम समिति या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो भारत का जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, उन्होंने ही कहा था कि राज्य स्तर पर लोकायुक्त, जैसे केंद्र स्तर पर लोकपाल होता है ना, तो उसी स्तर पर राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की जाए। ये कहा था सबसे पहले भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग।
कब से कब तक रहा था ये? 1966 से 77 के मध्य रहा था और उन्होंने इस चीज को रिकमेंड किया था ताकि राज्य स्तर पे जो लोक सेवक है उनके विरुद्ध अभियोगों की जांच कर सके। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। पहले पेपर का अधिकतर प्रश्नों की वीडियो व्याख्या हमने देख ली है। क्वालिटी कैसी है आप खुद समझ सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसका स्टैंडर्ड आपके आरएस एग्जाम के अनुरूप है और ये आपको आरएस प्री एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प कर सकती है तो आपको इनरोल करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अप टू मार्क नहीं है तब इसको इनरोल नहीं करना है। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज मेरे लिए फ़ायदेमंद है, उपयोगी है और मुझे सफलता आसानी से दिलवाने में मदद करेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।